बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर वाजिद अलीम। आज हम डुपॉन्ट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे जो कि कंपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। डुपॉन्ट एनालिसिस को 1914 में एफ डोनाल्डसन ब्राउन ने डेवलप किया था, जो कि एक एम्प्लॉय था डुपॉन्ट कॉरपोरेशन का। डुपॉन्ट कॉरपोरेशन एक यूएस बेस्ड कॉरपोरेशन है और एफ डोनाल्डसन ब्राउन उसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा था। डुपॉन्ट एनालिसिस का जो मेन फोकस है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक परफॉर्मेंस मेजर है जिसके ज़रिए से कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है। मोस्टली रिटर्न ऑन इक्विटी को नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी के बेस्ड पर, इसी की बुनियाद पर निकाला जाता है कि किस तरह एक कंपनी एफिशिएंटली अपनी शेयर होल्डर के कैपिटल को यूटिलाइज करता है इनकम जनरेशन के लिए। डुपॉन्ट एनालिसिस ने इसी रेशो को फोकस किया गया है। डुपॉन्ट एनालिसिस का मानना था कि रिटर्न ऑन इक्विटी फर्दर ये नहीं बताता कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी या कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हाई या लो किस वजह से आ रहे हैं, मतलब वो कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी में। तो अगर वही फैक्टर हम डिस्क्लोज करें तो फिर ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इजी होगा डिसीजन करने में, क्योंकि सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर डिसीजन लेना ठीक नहीं है। इसकी मेन वजह जो डुपॉन्ट एनालिसिस का है वो ये है कि चूंकि रिटर्न ऑन इक्विटी को हम कैलकुलेट करते हैं नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी से, वो क्वांटिटेटिव नंबर है और ये क्वांटिटेटिव नंबर मिसलीड हो सकते हैं। तो अगर ये मिसलीड हो गए तो हमारा टोटल रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशो है वो मिसलीड होगा और इसी के ऊपर अगर इन्वेस्टर ने डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन एक्यूरेट हो सकता है। तो इसी वजह से डुपॉन्ट एनालिसिस ने मुख्तलिफ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो में। फिर वही फैक्टर एक इन्वेस्टर इजीली कंपेयर कर सकता है दोनों कंपनीज का और फिर डिसाइड कर सकता है कि कंपनी के अगर रिटर्न ऑन इक्विटी हाई आ रहा है तो कौन कौन से फैक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कौन सी फैक्टर की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी हाई आ रहा है, या कौन सी फैक्टर की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी लो आ रहा है। डुपॉन्ट एनालिसिस मैनेजर को आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और वीकनेस क्या है, मतलब कंपनी कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी फैक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सी फैक्टर में उसके लिए इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। डुपॉन्ट एनालिसिस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। ये तीन ऐसे फैक्टर्स है अकॉर्डिंग टू दी डुपॉन्ट एनालिसिस के ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो में। तो सबसे पहला जो है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये है कि एक कंपनी अपनी टोटल सेल या टोटल रेवेन्यू में से कितना परसेंट एज अ प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। एंटायर सेल में एक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, तो अगर ये प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो रेशो है वो हाई हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम होगी। प्रॉफिट मार्जिन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू से। मतलब एक कंपनी है जिनका टोटल सेल है 100 रुपीज़, उसी कंपनी का जो टोटल कास्ट है आ रहा है वो 85 रुपीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी 100 रुपीज़ के सेल में 15 रुपीज़ एज अ नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, या 15% कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है अकॉर्डिंग टू दी डुपॉन्ट एनालिसिस वो है एसेट टर्नओवर रेशो। इसका मतलब यह है कि कंपनी किस तरह एफिशिएंटली, हाउ एफिशिएंटली कंपनी अपनी एसेट्स को यूटिलाइज कर रहा है रेवेन्यू जनरेशन में।
या सेल जनरेशन में, सेल को जनरेट करने के लिए कंपनी अपनी एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर ये रेशो भी हाई आ रहा है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिवली इन दी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। इसको हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट, इसी के बेस्ड पर हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो एसेट टर्नओवर रेशो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्टोर है जिन्होंने अपने एसेट में जो प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है वो बहुत कम रखा हुआ है, तो उनका सेल ज़्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से उनका जो एसेट टर्नओवर रेशो है वो हाई आ सकता है। इसके कंपैरिजन में एक कंपनी जिनके पास बहुत एक्सपेंसिव फिक्स्ड एसेट्स हैं और इनका सेल इतना अच्छा नहीं हो रहा, तो जाहिर बात है उनका जो एसेट टर्नओवर रेशो है वो कम आएगा। इसीलिए अगर सही एसेट टर्न और रेशो को आइडेंटिफाई करना है तो उन्हीं कंपनी का आइडेंटिफाई हो सकता है जो सिमिलर हो या सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा हो। तो अगर कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशो हाई आ रहा है तो रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होगा, अगर एसेट टर्नओवर रेशो लो है तो रिटर्न ऑन इक्विटी लो होगा। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डुपॉन्ट ने आइडेंटिफाई किया है वो है फाइनेंशियल लेवरेज रेशो। फाइनेंशियल लेवरेज रेशो बताता है कि किस तरह एक कंपनी अपनी एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए डेट का यूज कर रही है। मतलब कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना परसेंट एज अ डेट रख रहा है, कितना परसेंट एज अ इक्विटी और रख रहा है। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। एक कंपनी जिनके पास टोटल एसेट्स है वो है $1000 की, उनमें से $250 जो है वो ऑनर इक्विटी है, तो बाकी मानदा जितने भी डॉलर्स है मतलब 750 वो डेट में आएगा। लॉजिकली फाइनेंशियल लेवरेज रेशो अगर कंपनी का हाई होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी लो होगा, फाइनेंशियल लेवरेज रेशो अगर कम होगी तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो है वो हाई होगा। एग्जाम्पल, दो कंपनीज सुपर कॉरपोरेशन और इनकॉरपोरेशन, उनकी जो डिटेल है नेट इनकम, रेवेन्यू, एवरेज एसेट, एवरेज इक्विटी, ईयर 1 और ईयर 2 के लिए कंपनी सुपर कंपनी का जो नेट इनकम है वो है 1000, ईयर 2 में ये इंक्रीज हुआ है, तो इसी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन रेशो है वो फ्रॉम 0.12 0.12 तक चला गया। इसी तरीके से उनका जो रेवेन्यू है वो 10,000 है, लेकिन उनका जो एवरेज एसेट्स है वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 5,000 टू 4,800, तो इसी वजह से उनका जो एसेट टर्नओवर रेशो है वो भी इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ है 2 से 2.08 तक। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल लेवरेज रेशो कंपनी का वो कम हुआ है फ्रॉम 2.5 टू 2.4। सो एट द एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो है इसी कंपनी का दोनों साल के लिए, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, एक का है 50% और दूसरी का है 60%। तो इसका मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी में जो इंक्रीज आ रहा है ये इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। फर्स्ट 2 फैक्टर में इंक्रीज आ रहा है, लास्ट फैक्टर में डिक्रीज आ रहा है, तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो में। तो अब अगर एक इन्वेस्टर ने डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो इन 3 फैक्टर को मुख्तलिफ कंपनी का कंपेयर कर सकते हैं और उसी की बेस्ट पर डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी कौन सी फैक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा आ रहा है। ड्रॉबैक ऑफ द डुपॉन्ट एनालिसिस, डुपॉन्ट एनालिसिस का मेन क्रिटिक ये था कि अगर डेटा मिसलीड हो गई तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो रेशो है वो मिसलीड होगी। तो जो 3 फैक्टर डुपॉन्ट एनालिसिस में आइडेंटिफाई हुए हैं उन 3 फैक्टर्स को हम कैलकुलेट करते हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी से, वही डेटा हम यूज कर रहे हैं। फिर
तो यहाँ भी अगर डेटा मिसलीड होगी तो ये 3 फैक्टर भी मिसलीड हो सकते हैं। तो चूंकि ड्रॉबैक जो मेन क्रिटिक्स था डुपॉन्ट एनालिसिस का वो स्टिल सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि डुपॉन्ट ने मेन क्रिटिसिज्म किया था कि डेटा मिसलीड हो सकता है। तो सेम इक्वेशन सेम डेटा इन 3 फैक्टर के लिए भी यूज होता है, तो ये भी मिसलीड हो सकता है। दूसरा, डुपॉन्ट एनालिसिस ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि क्यों एक इंडिविजुअल रेशो हाई आ रहा है और क्यों लो आ रहा है, और ये भी आइडेंटिफाई नहीं करता कि किस को हम हाई कंसिडर करेंगे और किस को हम लो कंसिडर करेंगे। मतलब वो स्टैंडर्ड क्या है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये रेशो हाई है और ये रेशो बिलो है। थैंक यू।